वेलकम टू F2 RPCS। तो अभी हम लोग तुगलक डायनेस्टी मिडाइवल हिस्ट्री में जो हम घटना चक्र सीरीज़ कर रहे थे उसमें आज तुगलक डायनेस्टी के क्वेश्चंस देखेंगे। और ये ऊपर का कंटेंट तो आप पढ़ ही रखे होंगे, तो अभी हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ये कंटेंट तो या तो घटना चक्र हिस्ट्री बुक से या फिर लूसेंट बुक से एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसका ये ऊपर का कंटेंट पे हम कंटिन्यू करें तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो अभी हमने दिल्ली सल्तनत में 3 डायनेस्टीज़ को पढ़ा है। सबसे पहले तो स्लेव डायनेस्टी, एक्चुअली 3 डायनेस्टी नहीं 2 ही हैं, क्योंकि जो गजनी वाला वो तो इन्वेजन था ना, तो वो लोग दिल्ली पे रूल नहीं कर रहे थे, तो वो लोग सिर्फ इन्वेडर्स थे, आए दिल्ली को, भारत को प्लंडर, वहाँ से जो भी वेल्थ है वो प्लंडर किए और फिर वापस गए। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा था स्लेव डायनेस्टी के बाद हम लोगों ने देखा था खिलजी डायनेस्टी। तो ये दोनों जो है हमने अभी 2 डायनेस्टीज दिल्ली में पढ़ा है, अब ये थर्ड है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहला कौन है जो सुल्तान बना है, तो ये हो जाएगा गाजी मलिक। एक्चुअली ये नाम तो गियासुद्दीन तुगलक का है, लेकिन ये गियासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पे बैठते हैं, इनका जो एक्चुअल नेम है वो गाजी मलिक ही है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। गाजी मलिक कमांडर ऑफ अलाउद्दीन। अब ये अलाउद्दीन खिलजी का ही कमांडर है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक और आया था रूलर जिसने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर लिया था, तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वो इकलौता रूलर है दिल्ली सल्तनत का जिसने खलीफा से मतलब खलीफा को एक तरीके से अपोज किया है, या फिर खलीफा से ये कह लीजिए कि उसके अंडर में काम करने से बाकी लोग भी तो थे जो इंडिपेंडेंट होकर रूल कर रहे थे, लेकिन ये एक तरीके से इकलौता रूलर है जिसने खलीफा को अपोज किया था, खुद को खलीफा का टाइटल दे करके। तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो गाजी मलिक जो है ये अलाउद्दीन का ही कमांडर है। ही वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। हिज मदर वाज हिंदू, मदर इसकी हिंदू हैं, जाट लेडी हैं, एंड फादर वाज कोराना तुर्क। ठीक है, तो फादर टर्किश है और मदर इसके हिंदू है। द स्लेव ऑफ बलबन, और ये जो है इसके फादर वो बलबन के स्लेव थे। ठीक है, और ये गाजी मलिक जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर है। और बताइए ये लोग फिर बाद में एकदम से खुद को मतलब सुल्तान की तरह बना लेना बड़ी बात है। इनफैक्ट आप कमांडर हैं, आप एक पॉइंट के बाद खुद की अलग ही डायनेस्टी बना ले रहे हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है ये चीफ कमांडर था ऑफ मेनी मेजर कैंपेन्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन के टाइम पे बहुत सारे जो कैंपेन्स हुए थे, और कैंपेन को तो मलिक काफूर लीड किया था, फिर किसी को जफ़र खान मंगोल से लड़ा, फिर उसमें उसकी डेथ भी हो गई। फिर कभी मलिक काफूर भी काफ़ी तरक्या था साउथ साइड में। लेकिन यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में दिया है कि ये भी बहुत सारे कैंपेन्स का लीडर था, चीफ कमांडर था। ही वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड दीपालपुर। इसको 2 जगह का गवर्नर बनाया गया था, मुल्तान और दीपालपुर का। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता ही चेस्ड एंड डिफीटेड मंगोल्स 29 टाइम्स। बहुत अच्छी बात है इनफैक्ट कि इसने इतना ये काबिल है, एबल है कि ये मंगोल को 29 टाइम्स भगाया है, हराया है। सो ही वॉज फेमस एज गाजी मलिक। तो ये मंगोल्स को क्या है ना, मंगोल को गजनी तो नहीं, बट ये गाजी किंगडम्स टाइप कुछ ऐसा बोलते हैं, चंगेज खान के वो होते हैं ना। तो मंगोल्स को ये 29 टाइम्स भगाया है, हराया है, इसलिए इसको गाजी मलिक का टाइटल दिया गया था, फेमस एज गाजी मलिक। He ascended the throne in Delhi as the first sultan of Tughlaq dynasty, assassinating खुसरो शाह in 1320। तो खुसरो शाह जो सबसे लास्ट रूलर है खिलजी डायनेस्टी का, उसकी इसने हत्या की है, और 1320 में ये तुगलक डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया है और दिल्ली के गद्दी पे बैठा है। He was also called गाजी बेग तुगलक और गाजी तुगलक। तो इसका एक नाम नहीं है, 3 नाम है। एक तो गियासुद्दीन तुगलक, नाम ध्यान रखेंगे, एक तो गाजी मलिक, ये भी नाम ध्यान रखेंगे, गाजी बेग, ये भी नाम ध्यान रखेंगे, और गाजी बेग तुगलक है, और गाजी तुगलक ये भी आप आराम से गेस कर सकते हैं, इतने सारे नाम याद है। तो दैट इज़ वाई हिज डिसेंडेंट्स वेर कॉल्ड एज तुगलक। तो मतलब यहाँ से तुगलक डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ओके,
अभी देखते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, एक्चुअली 1320 में ये जब किंग बनता है, मतलब दिल्ली में अपने आप को सुल्तान की तरह जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो 1320 से लेके इसका रेंज जो है ना 1320 से 1414 तक है। ठीक, तो समवेयर अराउंड 94 ईयर्स तुगलक डायनेस्टी रही। तो ये जो तुगलक डायनेस्टी है, ये सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है। हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करके पूछे, लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी अलग है, और जो सबसे लंबे टाइम तक जो रूल किया है एज अ किंग दिल्ली की गद्दी पर, तो वो है बहलोल लोधी। इनफैक्ट ये 71st BPSC का एक क्वेश्चन भी है कि सबसे लंबे टाइम तक रूल कौन किया था दिल्ली की गद्दी पर एज ए किंग। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज करके वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो बहलोल लोधी जो है उसका एज ए किंग बहलोल लोधी सबसे लंबे टाइम तक रूल किया था। लेकिन अगर हम सबसे लंबे टाइम तक डायनेस्टी का अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्या पता है इस पर डायनेस्टी पूछ ले, लास्ट टाइम किंग पूछा था, तो डायनेस्टी में हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? अगेन तुगलक। With reference to digging canals for enriching agriculture, who among the following is given credit of being first ruler of 14th century? तो अभी ये क्या हुआ कि यहाँ से इससे पहले ना किसी भी रूलर ने नहर नहीं खुदवाई थी। ठीक है, नहरें नहीं खुदवाई थी किसी भी रूलर ने, ताकि एग्रीकल्चर को हम बढ़ावा दे सके, एग्रीकल्चर को ठीक कर सके। तो ये फर्स्ट रूलर है जिसने नहर खुदवाया है, और 14th सेंचुरी में ऐसा करने वाला ये फर्स्ट रूलर है। तो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले नहर कृषि के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए खुदवाने वाला ये फर्स्ट रूलर है। गयासुद्दीन तुगलक वॉज फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर। तो इसने फार्मर के लिए काफ़ी काम किया है। ही डिस्ट्रॉयड द ओल्ड राइट्स ऑफ खूट्स एंड मुकद्दम्स। तो खूट और मुकद्दम के जो पुराने राइट्स थे जो छीन लिए गए थे फार्मर से, वो सॉरी खूट एंड मुकद्दम्स एक्चुअल में ये टैक्स कलेक्ट करने वाले लोगों को बोला जाता था खलजी डायनेस्टी के टाइम पे। सॉरी, ये कनेक्शन ध्यान रखेंगे कि खूट एंड मुकद्दम्स जो है ना, ये खलजी डायनेस्टी के टाइम पे, कल हमने पढ़ा भी है कि खलजी डायनेस्टी के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट करता था और उन ऑफिसर्स को खूट और मुकद्दम्स कहते थे, तो ये उनके जो भी राइट्स थे वो उनको वापस कर दिया। ये खलजी डायनेस्टी के टाइम पे इन राइट्स को ख़त्म कर दिया गया था। इवन इनको भी टैक्स भरना पड़ता था, ये भी देखे थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे ये होता है कि जो भी इनके ओल्ड राइट्स हैं इनको रिस्टोर कर दिया जाता है। द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्सड 1/10 और 1/11। ही बिल्ट कैनाल्स फॉर इरीगेशन। तो यहाँ पे रेवेन्यू का टैक्स भी इसने 1/10 या 1/11 रखा है, और ये कैनाल्स इरीगेशन के लिए बनवाता है। द सुल्तान ऑफ डायनेस्टी रूल फॉर द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। देखिए यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि किस सुल्तान को अगर पूछ लेता है कि किस डायनेस्टी का सुल्तान है, तो ये अलग हो जाएगा, और कौन सा सुल्तान है तो वो बहलोल लोधी है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे ऑप्शन में लोधी डायनेस्टी भी डालेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी। सुल्तान्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी रूल फ्रॉम 1206 to 1290। तो ये समथिंग 84 ईयर्स के अराउंड इनका रूल है। 84, सॉरी कुछ अजीब सा ही लिखा गया, 84। ठीक है, खलजी डायनेस्टी कितने साल? तो 1290 to 1320। ये काफ़ी कम दिन तक रूल किया है, लेकिन इसके समय में भी काफ़ी ऐसे मतलब इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए। जैसे ये जो भी खालसा लैंड है उसको बनाया, टैक्स दो तीन टाइप का लगाया था। ग्रेजिंग टैक्स था, घर पे लगने वाला था, घर और झोपड़ी पे घरी कर जिसको बोलते थे। और भी ये फर्स्ट ऐसा मतलब रूलर है अलाउद्दीन खलजी जिसने लैंड मेजरमेंट के बेसिस पे टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, है ना। तो ऑल्दो ये 30 ईयर्स तक ही खलजी डायनेस्टी का रूल रहा, लेकिन उस टाइम पे भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है। द रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी रूल फ्रॉम 1451 to 1526। तो ये 1451 से 1526 है। और तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक है? तो 1320 to 1414। एक्चुअली 1412 यहाँ लिखा है, कहीं कहीं अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट लिखा होता है। तो ये 1320 भी हो सकता है और 1414 भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये 94 ईयर्स तक लगभग इनका रूल रहा है तुगलक डायनेस्टी का। तो इसलिए आंसर इज तुगलक डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द मोस्ट लर्नड रूलर of Delhi Sultanate who was well versed in various branches of learning including astronomy, mathematics and medicine। तो कल हमने एक चीज़ पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने टाइम, अपने जो जिस समय उसका शासन था उससे वो कहीं ज़्यादा आगे सोचता था। तो ऑब्वियसली बात है, पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड आदमी है, लर्नेड आदमी है, तभी ये अच्छा कुछ सोच पा रहा है। लेकिन वही है ना कि वहाँ पे तब के लोगों के लिए वो चीज़ फिट नहीं बैठा, इसलिए लोग इसको समझ ही नहीं पाए। तो ये सबसे पढ़ा लिखा और सबसे बुद्धिमान आदमी है दिल्ली सल्तनत का। काफ़ी अलग अलग ब्रांचेस में इसको
ज्ञान हासिल है, एक तो एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में। तो कौन है ये? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। 1325 से लेकर 1351 तक इसका रूल रहता है, समथिंग अराउंड 26 ईयर्स। मोस्ट लर्नड रूलर्स अमॉन्ग ऑल द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही वॉज वेल वॉज इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल साइंस एंड अदर जॉनर्स। तो वही है। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू डिपार्टमेंट्स? आमिर कोही। तो आमिर कोही, अभी यहाँ से हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, गियासुद्दीन तुगलक के क्वेश्चंस खत्म। तो विच सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू डिपार्टमेंट? आमिर कोही। तो आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट था। देखते हैं। एस्टेब्लिश ए न्यू डिपार्टमेंट दीवाने आमिर कोही, ऑल्सो कॉल्ड दीवाने कोही, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एक्चुअली इससे पहले जो गियासुद्दीन तुगलक है उसने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, तो उसने कैनाल्स खुदवाई है, और इसने एक अलग डिपार्टमेंट ही बनवा दिया है जिसको कि आमिर कोही या फिर दीवाने कोही या दीवाने आमिर कोही, तीनों ही नाम है। कंफ्यूज नहीं होना है, दीवाने कोही पूछ ले तो या फिर दीवाने आमिर कोही पूछ ले तो कोही से याद रखेंगे, कोही समथिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ए लैंड 30 करोड़ इंटू 30 करोड़ वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट पर्पस। तो इसने जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बनाया था उसके लिए इसने, ऑब्वियसली बात है, डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए कुछ भूमि देनी पड़ेगी। तो 30 करोड़ इंटू 30 करोड़ ये है मेजरमेंट का। एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैड टेकन प्लेस ऑन लैंड एंड वेरियस क्रॉप्स वेर कल्टिवेटेड विद अल्टरनेशन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रोटेशन। तो इस समय इसने कुछ रिफॉर्म्स लाया था ये, उसके हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स को कल्टिवेट करते थे अल्टरनेट करके। अभी भी तो क्रॉप रोटेशन के थ्रू करते हैं ना, ताकि न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड ए सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान ए आमिर कोही टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर? वेरी सिंपल, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सेम ही है। Which Sultan of Delhi had established a separate agriculture department and had planned the rotation of crops? तो ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो इस्टेब्लिश किया ही है, साथ में इसने ये भी प्लान किया है कि क्रॉप को अब रोटेशन। साइंस का पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि एक ईयर में अगर प्लांट्स एक न्यूट्रिएंट्स को अगर अब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर हम अगले साल फिर उसी प्लांट को लगा देंगे, तो कहाँ से मिलेगा उसको वो न्यूट्रिएंट? सॉइल को हील होने के लिए भी, इनरिच होने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन का ये जो तरीका है ये यही स्टार्ट करवाया था। ठीक है, ही हैड प्लान द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। पढ़ा लिखा आदमी इतना दिमाग लगा के कर सकता है रूल। तो अगेन मोहम्मद बिन तुगलक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसका ही है और रोटेशन ऑफ क्रॉप्स भी इसका ही है। दीवाने कोही, अगेन मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अभी ये इनसे थोड़ा हुआ है मिस्टेक, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। तो दौलताबाद दिल्ली से गए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इसीलिए इनको थोड़ा सब बोलते भी थे कि थोड़ा बेवकूफ़ किस्म का है, लेकिन वही है कि ये इनका अलग मकसद था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। खैर देखते हैं। हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जो कि देवगिरी के नाम से फेमस है। अच्छा, कमेंट में बताइएगा कि देवगिरी का राजा कौन था ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी का टाइम, क्योंकि ये बहुत, उसमें 3-4 क्वेश्चन था और वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का, वहाँ के जो किंग है उनको एक अलग से टाइटल भी दिया था। तो कमेंट में आप बताइएगा वो कौन से किंग थे और वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के साइड से अटैक करने कौन गया था। ओके, एक्चुअली क्या है ना कि बीच में हम क्वेश्चंस पूछ ले रहे हैं ताकि आप लोगों का जो कल का रिवीजन है वो भी चलता रहे। ऐसा नहीं कि कल का पढ़ा हुआ कल ही भूल गए। तो इसके लिए अगर आप भूल गए हैं तो जाकर के एक बार वापस से वीडियो में देख लीजिए, या फिर अगर आपके पास अभी सामने बुक खुला पड़ा है बुक में देख लीजिए, तो आपको बेनिफिट ही होगा। इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अभी ये पढ़ा लिखा आदमी एक्सपेरिमेंट भी करते रहता है तो इसको प्रजा ही मिला है, क्या कर सकते हैं। वेरियस फैक्टर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू बर्नी, वही जियाउद्दीन बर्नी जिसने कल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हम लोग देखे थे कि जियाउद्दीन बर्नी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। अकॉर्डिंग टू बर्नी, देवगिरी प्रोबेबली वाज द ऑल द सेंटर ऑफ हिज एम्पायर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, पीपल ऑफ दिल्ली यूज टू राइट अनडिफरेंशियल लेटर्स टू सुल्तान, टू पनिश देम ही डिसाइडेड टू मेक देवगिरी हिज कैपिटल। ओके, तो मोहम्मद तुगलक was also first sultan of Delhi who tried to establish the administrative and cultural unity of North and Southern India. Probably this was also the main reason behind making Devgiri his capital. According to Dr. K. Nizami, Sultan Qutbuddin Mubarak Khalji had changed the name of Devgiri to Qutbabad and Muhammad Tughlaq to दौलताबाद। तो एक्चुअली यहाँ पे इसमें 3-4 फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको फिर से मार्क कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मतलब रीजंस अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग होता है। तो
तो सबने क्या क्या कहा है कि ये क्यों अपना कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके ले गए हैं दौलताबाद। तो देखते क्या है। अकॉर्डिंग टू बर्नी के हिसाब से क्या है, बर्नी ये कह रहे हैं कि देवगिरी जो है सेंटर था उसके एम्पायर का, ठीक है, इसीलिए ये वहाँ से शिफ्ट कर लिया दौलताबाद कैपिटल, यानी कि देवगिरी में अपना कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट कर दिया। फिर इब्न बतूता जो एक मोरक्कन ट्रैवलर है, इनके हिसाब से जो दिल्ली के लोग हैं ये इसको बहुत ही ऊटपटांग कुछ ऐसा लिख लिख के लेटर लिख रहे हैं, तो इसलिए उनको सजा देने के लिए डिसाइड किया कि अभी देवगिरी ले चलेंगे तुम लोग को पैदल यात्रा करवा के। तो टू पनिश देम ही डिसाइड टू मेक देवगिरी हिज कैपिटल, ठीक है। और आधा रास्ते से जाके वापस भी आ जाता है, वहाँ पे कैपिटल इस्टेब्लिश भी नहीं होता है। मोहम्मद तुगलक, और वापस आने का भी रीज़न है, ड्यू टू वाटर शॉर्टेज ही इसको आना पड़ता है वापस। तो मोहम्मद तुगलक वाज ऑल्सो द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ट्राइड टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल यूनिटी ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। तो ये इसमें ये भी कहा जाता है कभी कभी कि मोहम्मद तुगलक ये पहले सुल्तान है दिल्ली के जो कि जो नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया है दोनों के बीच एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल यूनिटी, अब दोनों का कल्चर तो थोड़ा डिफरेंस है ही ना इंडिया में, तो दोनों के बीच एक यूनिटी रहे वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ये भी हो सकता है मेन रीज़न, इसलिए भी देवगिरी को कैपिटल बनाए होंगे। देवगिरी महाराष्ट्र में है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के निज़ामी, ये अलग हिस्टोरियन है, इनके हिसाब से कुतुबुद्दीन ओके हाँ, ये कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी जो है इसने देवगिरी का नाम कर दिया है कुतुबाबाद, ठीक है, जो हम लोग कल देखे थे। इसने यही है जिसने खलीफा के अगेंस्ट रिवोल्ट क्या खुद को खलीफा बोल दिया है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद कर दिया है और मोहम्मद तुगलक इसका देवगिरी का नाम बदल के फिर दौलताबाद करते हैं। तो ये डॉक्टर के निज़ामी का स्टेटमेंट है। ध्यान रखेंगे कुतुबाबाद दौलताबाद और देवगिरी ये सब एक ही जगह को बोला गया है बार बार। ओके, अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद वॉज ऑर्डर्ड बाय, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। फॉर द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, तो फिर ये जो भी इनोवेटिव काम है थोड़ा मतलब दिमाग लगा के करने वाला, ये सारा मोहम्मद बिन तुगलक का ही किया हुआ है। तो टोकन करेंसी सबसे पहली बार इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मोहम्मद बिन तुगलक लॉन्च डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स ड्यूरिंग हिज पीरियड। मोहम्मद बिन तुगलक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स अपने पीरियड में लॉन्च किया है और साथ में ये भी डिसाइड किया है कि हर चीज़ का एक रीजनेबल प्राइस होगा। बट द सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी वाज हिज स्पेशलिटी। अकॉर्डिंग टू बर्नी, ड्यू टू लैक ऑफ सिल्वर इन ट्रेजरी एंड पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग द एम्पायर, मोहम्मद तुगलक हैड टू लॉन्च टोकन करेंसी। तो यहाँ पे बर्नी के अकॉर्डिंग ये रीज़न है कि क्यों इस टोकन करेंसी को लॉन्च किया गया था। तो उनके हिसाब से जो ट्रेजरी है, मतलब जो खजाना है, राजकोष इनफैक्ट, उसमें सिल्वर की कमी थी, चांदी की, और इनको अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपैंड करना था। तो इसलिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया है, तो टोकन करेंसी को लॉन्च किया है। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी को भी लॉन्च किया है। टोकन करेंसी वाज लॉन्च इन ईरान ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ गए खातू थ्रू द एक्सपेरिमेंट दो द एक्सपेरिमेंट वाज अनसक्सेसफुल। तो टोकन करेंसी जो है ना, इससे पहले ईरान में भी ये गए खातू जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन वहाँ पे एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। और इंडिया में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया, और ये बर्नी के अकॉर्डिंग सिल्वर की कमी है इसके लिए, और एक्सपैंड भी करना है एम्पायर को। टोकन करेंसी was successfully launched during the period of Kublai Khan. Innovative Mohammed bin Tughlaq was inspired by them. तो ये मतलब इंडिया में तो मोहम्मद बिन तुगलक किया है, लेकिन इससे पहले का बता रहा है कहीं बाहर का, कि पहले तो गए खातू के बाद गए खातू जो है उनके द्वारा किया गया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन जो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया वो किया गया था कुबलाई खान के द्वारा, ठीक है। मे भी पूछ ले कि टोकन करेंसी सक्सेसफुली किसके द्वारा सबसे पहले किया गया, तो वो कुबलाई खान। और मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इनोवेटिव है बाय माइंड बाय थॉट्स। अभी देखेंगे हम लोग क्या क्या किए हैं, लास्ट में एक बार फिर से देख लेंगे क्विकली कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। तो ये उनसे काफ़ी इंस्पायर होकर के ये भी अपना टोकन करेंसी लॉन्च कर दिए। द मॉडर्न हिस्टोरियन ऑल्सो नोट्स दैट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ सिल्वर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देयर वाज सीवियर शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन इंडिया टू। ड्यू टू दिस रीजन ही लॉन्च टोकन करेंसी। तो जियाउद्दीन बर्नी तो बोले ही थे जो उस टाइम के हिस्टोरियन थे, लेकिन ये जो मॉडर्न डे के हिस्टोरियन है इनका भी यही कहना है कि उस समय सिल्वर की कमी थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ सिल्वर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देयर वाज शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन इंडिया टू, इसीलिए इनको ये टोकन करेंसी लॉन्च करना पड़ा। अगेन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी इन इंडिया। और अगर पूछ ले कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले
कौन है, तो पूरे वर्ल्ड में मतलब ईरान वाले रेंज में भी है, तो वो हो गया सबसे पहले गए खातू, और फिर उसके बाद कुबलाई खान ने सक्सेसफुली किया। अगेन इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 14. मोहम्मद बिन तुगलक issued a new gold coin which was called dinar by Ibn Battuta. Mohammed bin Tughlaq wanted to issue token currency in gold coins to promote trade with West Asian and North African countries. तो ये तो इसका रीज़न है ही नहीं। टोकन करेंसी लॉन्च ही इसलिए नहीं हुआ था कि वेस्ट एशियन नॉर्थ अफ्रीकन के साथ ट्रेड कर सके। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो नया गोल्ड कॉइन ऐसे लॉन्च किया और उसको दिनार बोला गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इशूड न्यू गोल्ड कॉइन्स विच वर कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता अपने बुक में, जो रहला इनकी बुक है, उसमें आगे हम लोग बुक से पढ़ेंगे, तो इब्न बतूता की जो बुक है रहला, उसमें ये बताते हैं कि उस कॉइन को दिनार कहते थे। ही इशूड द टोकन करेंसी इन कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स। ठीक है, तो ये कॉपर और ब्रॉन्ज में ही होगा ना, क्योंकि सिल्वर का तो तब शॉर्टेज है, गोल्ड में करेगा नहीं। तो टोकन करेंसी कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स के रूप में लॉन्च किया गया, इशू किया गया। टू प्रमोट हिज, इसका रीजन भी देख लेते हैं। टू प्रमोट हिज मिलिट्री पावर्स नॉट फॉर द ट्रेड विद वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज इन टोकन करेंसी ऑफ गोल्ड। तो ये बेसिकली अपने मिलिट्री पावर के लिए किया था उस टोकन करेंसी को लॉन्च, ना कि अपना ये ट्रेड वगैरह बढ़ाने का इसका कोई इंटेंशन नहीं था। वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, किसी कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, स्कीम ऑफ टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। ये भी सही है। ठीक है, मोहम्मद तुगलक डिड नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर करेंसी इशू। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि इसने ये लॉन्च किया, बट लोग ना इसका मतलब ऐसे फॉर्जरी करने लगे थे, अपना कुछ अलग बनाने लग गए थे, फेक करेंसी कह लीजिए। तो उसके कारण ये इसका करेक्ट हो जाता है, ये डिड नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर करेंसी इशू। अब ढंग से कंट्रोल होगा सुल्तान का, अलाउद्दीन खिलजी जैसा, तो फिर तो ठीक कर ही देगा। खैर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों ही सही है, एंड उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखते हैं इधर। बर्नी डिस्क्राइब्स 5 मेन स्कीम ऑफ मोहम्मद तुगलक। यही तो हम लोग देखने चाह रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक क्या क्या किया है। तो पहला हो जाएगा टैक्स इंक्रीज इन दोआब। इसने दोआब में टैक्स बढ़ा दिया है। ठीक है, दोआब रीजन, दो नदी के बीच का जो रीजन है उसको दोआब कहते हैं। ठीक है, देवगिरी दौलताबाद को अपना कैपिटल भी बनाया, मतलब कैपिटल ट्रांसफर करने का इसका इंटेंशन था, लोगों को लेकर के भी जा रहा था कि नहीं अब लोग दौलताबाद शिफ्ट करेंगे कैपिटल, बट ये इतना वहाँ पे रहा नहीं, मतलब वहाँ बीच में से लौट आया वापस। इशूइंग टोकन करेंसी, अटैक ऑन खुरासन एंड कराची एक्सपेडिशन। तो ये खुरासन जो है उधर क्या नाम है, अफगानिस्तान एरिया में है, और कराची एक्सपेडिशन, ये दोनों जगह पे भी इसका अपना एक अभियान रहा। ठीक है, द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ टोकन करेंसी, यहाँ पे 5 इसका मेन जो काम है, स्कीम्स है, वो दे दिया है। अच्छा, इसके अलावा ये मोहम्मद बिन तुगलक एक और कुछ किया है, वो ये किया है कि ये दीवाने को या फिर अमीर को, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो बनाया। और इसके अलावा एक और कुछ किया था, वो क्या किया था आप कमेंट सेक्शन, चलिए बता देते हैं। इसके अलावा इसने एक और, ये अभी हम लोग देखे थे ऊपर में, ये भगवान हम खुद भी भूल गए, हाँ, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स वाला जो प्लान है ये भी इसका ही है। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स और दीवाने को, इसके अलावा टैक्स इंक्रीज किया है दोआब में, देवगिरी और दौलताबाद को कैपिटल बनाया है। देवगिरी और दौलताबाद एक ही चीज़ है, एक ही जगह है, तो इसको कैपिटल बनाया। टोकन करेंसी को इशू किया है, खुरासन पे अटैक किया, और कराचल में भी अपना एक अभियान लेकर के गया था, मतलब ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो मेन रीज़न फेलियर ऑफ करेंसी के पीछे क्या है, स्टेट हैड नो कंट्रोल ओवर द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो स्टेट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। चाहता तो अभी कैसे कॉइन मिंट होता है तो है ना कंट्रोल, तब तो इधर कोई फेक कॉइन्स नहीं बना पा रहा है या कुछ भी। तो स्टेट हैड नो कंट्रोल ओवर मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। द वैल्यू ऑफ द टोकन करेंसी वाज इक्विवेलेंट टू द सिल्वर वैल्यू करेंसी। एज अ रिजल्ट मेनी फ्रॉड मिंट्स वेयर फॉर्म, द लगान बिगन टू पेड बाई फॉल्स्ड कॉइन्स। तो वही चीज़ है, यहाँ पे काफ़ी फ्रॉड मिंटिंग होने लगी थी, और पता चला कि लगान भी फेक फॉल्स्ड कॉइन्स या फिर जो फेक कॉइन्स है उसी से भर दे रहे हैं लोग, है ना। अभी ऐसे 500 का नकली नोट से थोड़ी ना भर देंगे टैक्स जा करके, तो वही चीज़ है। तो इसके कारण ये जो है टोकन करेंसी ये फेल हो गया। ठीक, इब्न बतूता द मोरिस ट्रैवलर या फिर मोरक्कन ट्रैवलर कह लीजिए, मोरिस या मोरक्कन ट्रैवलर, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही आया है, तब तो ये बोला है कि ये सुल्तानिये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रहला बुक भी लिखा है। तो इब्न बतूता इसके टाइम पे ही आया है। कब से कब तक आया देख लेते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता 1304 में बर्थ है, 1377 में डेथ है। अफ्रीकन ट्रैवलर, मोरक्को कंट्री है,
मोरक्कन ओरिजिन का है। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग 1333 टू 1342। इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता कब आया? तो 1333 से 1342 तक आया है। इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक इसको कैसे याद है? थोड़ा इस दोनों के नाम में, इब्न बतूता में भी 2 बार तो आता है और इधर भी काफ़ी 3 है, ठीक है। ऐसे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इब्न बतूता कब आया है, 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड हिम एज काजी ऑफ दिल्ली। अब मोहम्मद बिन तुगलक जब ये इंडिया आ गया तो इसको दिल्ली का काजी अपॉइंट कर दिया है और उसके कुछ साल के बाद इसको चाइना भेज देता है। लेटर इन 1342 ही वॉज सेंट टू चाइना एज एन एम्बेसडर ऑफ सुल्तान। तो सुल्तान का ये एम्बेसडर बन के, राजदूत बन के ये चाइना जाता है 1342 में। 1333 में इंडिया आया है, उसके बाद इसको दिल्ली का काजी अपॉइंट कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक और 1342 लगभग 9 ईयर्स के बाद इसको चाइना भेज दिया जाता है एज एन एम्बेसडर ऑफ सुल्तान। इब्न बतूता हैड मेंशन्ड अबाउट हिज जर्नी इन हिज बुक किताबुल रहला। तो ये जो रहला या फिर किताबुल रहला जो है इसकी बुक है, इसमें ये बेसिकली इसका ट्रेवलॉग है, इंडिया में आया था, अपना ट्रैवल जर्नी इसी किताब में लिखा है। मेडाइवल ट्रैवलर एंड राइटर इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री? मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। Who of the following has given detailed description of postal system found during the सल्तनत पीरियड? तो उस समय सल्तनत पीरियड में ये जो पोस्टल सिस्टम वगैरह है ये सब के बारे में कौन से बुक में डिस्क्राइब्ड है? तो रहला में, किताबुल रहला में, और ये बुक है इब्न बतूता की, ठीक है, इब्न बतूता। एक्चुअली पोस्टल सिस्टम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही डेवलप हुआ था और बढ़िया डेवलप हुआ था। ये 2 टाइप का था, एक हॉर्स से चल के जाते थे, एक पैदल चल के जाते थे पोस्टल सिस्टम के लिए। तो ये सब जो है मेंशन्ड है इब्न बतूता के बुक में ही, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉनिकल जर्नी ऑफ इब्न बतूता। ही वॉज द रेजिडेंट ऑफ तंजी रीजन ऑफ मोरक्को एंड तंजी रीजन, अफ्रीका में मोरक्को में तंजी रीजन का ये रहने वाला है। एंड ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक। और ये किताबुल रहला जो है इसकी फेमस बुक है, इसमें ही सब कुछ मेंशन्ड है। तो ये पोस्टल सिस्टम के बारे में भी लिखा है और पोस्टल सिस्टम जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही थोड़ा डेवलप था। यूसुफ शाह चक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली, who was exiled to बिहार by the मुगल एम्परर अकबर, was buried in। तो ये जो है, अभी इसमें क्यों पूछा? अभी तो ये अकबर का क्वेश्चन है, खैर देख लेते हैं। 65th बीपीएससी का ये है क्वेश्चन, बीपीएससी में ही ऐसा पूछ रहा है, देख लीजिए। तो ध्यान से देखेंगे क्योंकि बिहार में इसको एग्जाइल करके भेजा था ना, तो इसीलिए पूछा है। तो यूसुफ शाह चक जो है, यूसुफ शाह चक, ये लास्ट मुस्लिम रूलर है कश्मीर वैली के, और इनको बिहार में एग्जाइल यानी कि मतलब देश निकाला करके इनको बिहार भेज दिया गया। तो मुगल एम्परर जो अकबर है, मतलब यहीं पे सॉरी इनको, हाँ, तो इनको देश निकाला करके बिहार भेजा। तो इनका जो डेथ के बाद इनको कहाँ बरी किया गया है? तो ये है नालंदा में, ठीक है, नालंदा में इसका है। यूसुफ शाह चक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली, was exiled to Bihar by Mughal Emperor Akbar. Okay, during his exile he died in Pawapuri 1592 and was buried in Nalanda। तो ये वही है, 1592 में इसकी डेथ हो गई है और फिर नालंदा में इसको दफना दिया गया है। और इसको बिहार में किसने एग्जाइल करके भेजा? मुगल। बिहार इतना बेकार तो नहीं है कि यहाँ पे आप किसी को एग्जाइल करके भेज दो। Who was the first sultan of Delhi to participate in public celebration of Holi? ओके, तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, बट ठीक है, ऊपर वाला जो भी हम लोग देखे वो। Who was the first sultan of Delhi to participate in the public celebration of Holi? तो पब्लिक सेलिब्रेशन जो होली का होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक फर्स्ट सुल्तान है जो कि पब्लिक सेलिब्रेशन जो हिंदुओं का होता था होली, उसमें ये पार्टिसिपेट करता था। पढ़ा लिखा आदमी इतना ये सेकुलर होता है, मतलब कि ये नहीं कि हम नहीं हम मुस्लिम है तो हम क्यों ही जाएं। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट अमंग ऑल सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हु पार्टिसिपेटेड इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ हिंदूज स्पेशली होली। तो ये जो पब्लिक सेलिब्रेशन होता था उसमें जो बाकी सारे सुल्तान है उसमें से सिर्फ यही एक है जो पार्टिसिपेट करता था। On the death of which Muslim ruler, a historian said the king was freed from his people and they from their king। तो ये मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के ही मरने पे ऐसा एक हिस्टोरियन ने कहा है कि राजा को लोगों से मुक्ति मिली और लोगों को राजा से मुक्ति मिली है। मतलब थोड़ा इसका खराब इम्यूज तो है ही, अब टाइम के हिसाब से थोड़ा आगे चल रहा है, तो वही है ना, लोग इसको पागल ही बोलेंगे। तो किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड पीपल फ्रॉम देयर किंग। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही डेथ पे बोला गया। बताइए, लोग मरने के बाद भी अच्छा बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ बोला जाए। मोहम्मद बिन तुगलक वाज इन दौलताबाद, ए रिवोल्ट टुक प्लेस इन गुजरात लेड बाई तागी।
तो मोहम्मद बिन तुगलक इस समय दौलताबाद में था। उसी समय गुजरात में एक रिवोल्ट हुआ जिसको कि लीड कर रहा था तागी। सुल्तान डैश टू गुजरात टू क्वेल द रिवोल्ट। अब सुल्तान रिवोल्ट को कुचलने के लिए गुजरात की ओर गए, कूच किए। तागी वॉज डिफिटेड एंड फ्लेड टू सिंध। तो तागी तो हार गया, भाग गया सिंध। आफ्टर रिस्टोरिंग पीस इन गुजरात सुल्तान मूव टू सिंध टू किल तागी। अब सुल्तान को इतने भी चैन नहीं है। सुल्तान बोले कि अभी यहाँ पे नहीं, अब हम जाएंगे सिंध, उसको मार के आएंगे। तो सुल्तान गए हैं सिंध तागी को मारने। सुल्तान फेल सिक ऑन द वे एंड डाइड इन मार्च 1351। खुद ही बीच में ख़त्म हो गए हैं। गए थे तागी को मारने के लिए, सिंध जा रहे थे, लेकिन बीच में ही डेथ हो जाता है इसका। कहाँ? तो नियर थट्टा, थट्टा के पास इसकी डेथ हो जाती है। और ये पूरा एक तरीके से सीक्वेंस है कि सबसे पहले दौलताबाद में जब ये है तो गुजरात में एक रिवोल्ट होता है जो कि तागी लीड कर रहा होता है ना, तागी लीड कर रहा होता है उस रिवोल्ट को। उसके बाद सुल्तान जो है वहाँ जाता है गुजरात और जा कर के रिवोल्ट को शांत करता है, लोगों के बीच पीस यानी कि शांति रिस्टोर करता है। और उसी बीच में ये होता है कि तागी जो है हार करके किधर भाग जाता है, तो सिंध। लेकिन सुल्तान को सिंध जा करके तागी को मारना होता है, ठीक है। तो सुल्तान जाते जाते रास्ते में ही बीमार होकर के थट्टा के पास डेथ हो जाती है। ऑन हिज डेथ बदायूनी, ठीक है, बदायूनी हिस्टोरियन है, ये मुगल टाइम के हिस्टोरियन है, ठीक है। बदायूनी आएंगे अभी आगे। तो बदायूनी ने क्या लिखा है कि किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड पीपल फ्रॉम देयर किंग। तो लोगों को मिली है मुक्ति उनके राजा से और राजा को मुक्ति मिली है लोगों से। मतलब क्या ही बोला जाए। अगेन क्वेश्चन है, किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल फ्रॉम द किंग, किसके डेथ पे कमेंट किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, कौन से बुक में है? तो मुंतखाब उत तवारिक, ये बुक का नाम है मुंतखाब उत तवारिक। इस बुक में इसने ऐसा लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड? बताइए, 45th बीपीएससी का क्वेश्चन है। आज बीपीएससी को देना चाहिए ना एम्प्लॉयमेंट, जो भी अनएम्प्लॉयड है। खैर कर ही रही है, कमीशन तो एग्ज़ाम करवा रही है। तो कौन से सुल्तान हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है अनएम्प्लॉयड को? तो फिर से हो जाएगा इसका। अब अच्छा, अब यहाँ से ये फिरोज़ तुगलक शुरू है। अभी मोहम्मद बिन तुगलक का ख़त्म हो गया क्योंकि डेथ हो गई है। बदायूनी कमेंट भी कर दिया कि सुल्तान को राजा से मुक्ति मिली, राजा को सुल्तान से। तो अभी इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक started some welfare programs for common people. He tried to solve the problem of unemployment by opening an office for the appointment employment office and also appointed many qualified people by their qualification and merits. कितनी अच्छी बात है। तो फिरोज शाह तुगलक ने वेलफेयर प्रोग्राम्स चालू किया था अलग अलग, मतलब कॉमन लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके द्वारा ये क्या कर रहा था कि जो भी कॉमन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी ज़माने में क्या रही है? तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तो जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको ये एक ऑफिस खोला जहाँ पे अपॉइंट करता था, अब मतलब कि अपॉइंटमेंट देता था। और वहाँ पे वो जो भी जिस स्किल में जो भी स्किल है किसी के अंदर, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन और मेरिट के आधार पे ये अपॉइंटमेंट देता था, ठीक है। Who among the following sultans of Delhi established an employment exchange to help the unemployed? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखेंगे, ये हो सकता है कहीं पूछ ले, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी ज़्यादा है ना देश में, पूछ सकता है। Who among the following sultans of Delhi established an employment exchange to help unemployed? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया है। Sultan of Delhi who was very concerned about charity and alms and established department called Diwan-e-Khairat for it was। तो ये भी फिरोज तुगलक है। एक्चुअली इसमें दीवान-ए-खैरात जो है ये चैरिटी, खैरात वर्ड भी यूज़ करते हैं ना चैरिटी के लिए। तो फिरोज शाह तुगलक यूज टू डोनेट स्टेट एंड प्रॉपर्टी टू सन्स एंड रिलीजियस पीपल। He had established Diwan-e-Khairat to provide financial help to poor Muslims, orphans, women and widows and also arranged marriage of poor Muslim girls। तो ये बेसिकली दीवान-ए-खैरात में इसने वुमेंस के लिए भी बहुत कुछ किया है। जो पुअर मुस्लिम वुमेन हैं, जो अनाथ है मुस्लिम वुमेन या फिर जो विधवा मुस्लिम वुमेन है, उन सब के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने का इसका स्कीम है। इसके अलावा जो गरीब मुस्लिम लड़कियां हैं, ठीक है, बेसिकली ये फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। तो उनके लिए मैरिज, शादी के भी जो भी अरेंज करना होता था ये वो करता था। तो बेसिकली ये संत और रिलीजियस पीपल के को भी डोनेट करता था स्टेट और प्रॉपर्टी। तो दीवान-ए-खैरात फिरोज शाह तुगलक का है। Which of the following sultan had most number of slaves in his court? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बीपीएससी का ही होगा, ऑब्वियसली बात है। फिरोज तुगलक के कोर्ट में सबसे ज़्यादा
स्लेव्स थे, सबसे ज़्यादा गुलाम इसके ही कोर्ट में थे, ठीक है। समथिंग 1,80,000 के अराउंड गुलाम थे इसके कोर्ट में, 1,80,000, लगभग सोच लीजिए 2 लाख गुलाम इसके अंडर में काम कर रहा है, बताइए। फिरोज शाह तुगलक वाज फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, अच्छा ये स्लेव्स का शौकीन है। द नंबर ऑफ स्लेव्स रीच्ड अप टू 1,80,000। ही एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान बंदगन टू टेक केयर ऑफ देम। अब इतने सारे गुलाम हैं कि गुलाम के देखरेख के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ रहा है। तो दीवान बंदगन, ठीक है, दीवान बंदगन, बंदी, ऐसे ध्यान रखेंगे, बंदी किसको, दास, यूजुअली जो बंदी होता है उसको लोग गुलाम बनाते लेते हैं ना, तो बंदगन बंदी, बंदगन बंदी, तो दीवान बंदगन जो है ये इसने दासों के लिए एक स्टैब्लिश किया है डिपार्टमेंट, जिससे उनका मतलब कि ध्यान रखा जाए, मैं जो भी उसका है केयर। ही केप्ट हिज फुल अटेंशन ऑन देयर एडुकेशन, शिक्षा भी दी जाए। स्लेव वाज पेड 10 to 100 टंकास एंड समटाइम्स दे ऑल्सो गॉट स्टेट्स। तो मतलब स्लेव्स को अच्छी सैलरी मिल रही है। ये जो टंका है ये सिल्वर टंकाज होते थे, तो 100 से लेकर 10 से लेकर 100 टंका ये स्लेव्स को पेमेंट होता था। दिस हॉबी ऑफ फिरोज प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू द स्टेट, लेकिन ये जो हॉबी है फिरोज शाह तुगलक का, ये स्टेट को घाटा हो रहा है इससे, क्योंकि 1,80,000 जो स्लेव्स हैं उनको अब टंकाज में पेमेंट कर रहे हैं 10 से 100 टंका, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। और जहाँ ऑलरेडी पहले से ट्रेजरी की हालत ख़राब है, तो स्टेट के लिए तो सही नहीं है ये। खैर, सुल्तान का शौक है, पूरा तो किया जाएगा। विद रेफरेंस टू मेडाइवल इंडियन रूलर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है, पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेट अप टू सेपरेट अरीज डिपार्टमेंट। बलबन इंट्रोड्यूस ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्स इन हिज मिलिट्री, तो ये भी नहीं है, ये तो अलाउद्दीन खिलजी का था। खैर, मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सेडेड बाय हिज अंकल इन द मिलिट्री। फिरोज तुगलक सेटअप ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, तो इसका यही हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको करेक्ट आंसर नहीं पता होता है, मतलब बाकी के स्टेटमेंट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि ये सही है कि गलत है, लेकिन कोई एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो आपको मतलब 100% आप श्योर रहेंगे कि हाँ ये तो सही है। तो जब हमको करेक्ट ही ढूंढना है तो हमको तो आंसर मिल गया ना। तो फिरोज तुगलक जो है इसने सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप किया है स्लेव्स के लिए, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, बाकी का तीनों गलत है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बलबन established आर्मी डिपार्टमेंट, दीवान अर्ज टू लुक आफ्टर अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी विद ए व्यू टू पोटेंशियल मंगोल थ्रेट्स। तो ये जो दीवान अर्ज है ये हम लोग पढ़े थे स्लेव डायनेस्टी में, ये बलबन ने इस्टेब्लिश किया था। और क्यों किया था, तो ये हमेशा एक मतलब स्टैंडिंग आर्मी रखता था जो कि मंगोल के खतरे से बचने के लिए। ही मेड इमादुल मुल्क हिज कमांडर हु वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। बलबन फ्रेड हिम फ्रॉम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ वजीर टू इंश्योर हिज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये इमादुल मुल्क के बारे में लिखा है। द क्रेडिट ऑफ गुड अरेंजमेंट ऑफ बलबन्स आर्मी गोज टू इमादुल मुल्क। तो इमादुल मुल्क जो है ये हेड कमांडर था, काफ़ी ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, तो इसलिए अभी एक पॉइंट क्या है, उसको जो भी फाइनेंशियल कंट्रोल है, फ्रीड हिम फ्रॉम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ वजीर, तो वजीर का जो कंट्रोल था कि हाँ ठीक है आपको ये टैक्स देना है, वो करना है, वो सबसे फ्री कर दिया। और साथ में जो आर्मी है उसके बढ़िया अरेंजमेंट का जो क्रेडिट है वो इमादुल मुल्क को ही जाता है बलबन के टाइम पे। तो ये हो गया। उसके बाद है ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेस वाज इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन नॉट बाय बलबन। ये तो दाग और चेहरा जो होता है, दाग प्रथा बेसिकली ये होता है, इसमें ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स को ना, हॉर्स को बेसिकली एक ऐसे शाइन वो किया जाता है ताकि हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें कि हमारे राज्य का ही हॉर्स है, मतलब सुल्तान के अंडर का। और चेहरा में ये होता है कि जो सैनिक जो होते थे, जो सिपाही होते थे, सोल्जर्स, उनका पुलिया लिखा जाता था, डिस्क्राइब किया जाता था कि अच्छा ये ऐसे दिखते हैं। तो दाग और चेहरा प्रथा सिस्टम जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का है, बलबन का नहीं है। बलबन का कुछ और ऐसा जुदा पाइबॉस है बलबन का, है ना। फिरोज तुगलक के बारे में है कि ही वॉज फिरोज तुगलक कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक सैट ऑन द थ्रोन आफ्टर हिम। तो ये जो है ना इसका चाचा नहीं है, इसका कजिन है मोहम्मद बिन तुगलक का, ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक हैड एस्टैब्लिश सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान बंदगन ऑफ स्लेव्स एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्लेव्स। तो ये स्लेव्स का काफ़ी शौकीन है, इसलिए इसने दीवान बंदगन ही सेटअप कर लिया, जो कि देश के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, स्टेट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स वाज प्राइमरली एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, कल हमने पढ़ा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किया है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
तो ये जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ये एस्टेब्लिश किया है फिरोज शाह तुगलक ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा हाँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आपको आंसर देना है क्योंकि वो बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नहीं, हम लास्ट में बता देंगे इसका आंसर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले का। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है ये किसने इस्टेब्लिश किया है सबसे पहले? फिरोज शाह तुगलक ने। ये पीडब्ल्यूडी अभी भी तो होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो तब से ही इस्टेब्लिश किया गया है ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सबसे पहले सल्तनत पीरियड में इसने ही किया। इट इज सेड दैट ही इस्टेब्लिश 200 न्यू सिटीज़, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद एट्सेट्रा एंड सम ऑफ द मेन सिटीज़ इस्टेब्लिश्ड बाय हिम। तो ये मतलब 200 नए शहर बसाया है जिसमें कि फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद ये सब कुछ मेन सिटीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, ये एक हिस्टोरियन है, राइटर है, इनके अनुसार फिरोज हैड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड 40 मॉस्क, 30 स्कूल्स, 20 पैलेसेस, 100 इंस एंड 100 हॉस्पिटल्स, 5 टॉम्स, 100 पब्लिक बाथरूम्स, 10 पिलर्स एंड 150 ब्रिजेस। काफ़ी काम कर रहा है ये। ही हैड कन्वर्टेड द नेम ऑफ इकदाला टू आज़ादपुर एंड पांडुआ टू फिरोजाबाद ड्यूरिंग हिज बंगाल कैंपेन। तो ये नाम भी बदल रहा है, नाम तो बहुत कुछ का बदला जा रहा है। उसके बाद है मलिक गाजी सहना वॉज मेन आर्किटेक्ट इन हिज एम्पायर। तो ये जो इतना आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है तो कौन है मेन आर्किटेक्ट? हो सकता है ना पूछ ले कि जो किंग है, जो 30 स्कूल, 40 मॉस्क, 200 नया शहर, 20 पैलेस, 100 सराय जिसको बोलते हैं, 100 हॉस्पिटल्स, 5 टॉम्स मकबरा, 100 पब्लिक बाथरूम, 10 पिलर्स और 150 पुल बनवा दे रहा है। तो इसका कौन है मेन आर्किटेक्ट इसके एम्पायर में? तो वह है मलिक गाजी सहना। ठीक है, मलिक गाजी सहना। द पॉलिसी ऑफ ईच बिल्डिंग एज पर इट्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर वाज पुट इन फ्रंट ऑफ दीवाने वाजरत, only then could the fund be allowed on it। तो वही है, जिस बिल्डिंग को बनाने का जो पॉलिसी है उसको रखा जाता था दीवाने वाजरत या वजारत जो भी कह ले इसके सामने, उसके बाद उसके लिए फंड एलोकेट किया जाता था। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रिप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया वॉच। तो इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कनाल्स बिल्ड कराया है, मतलब बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कनाल्स इंडिया में फिरोज शाह तुगलक ने बिल्ड कराया है। लेकिन हम लोग पढ़े थे अभी जब हम लोग तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट किए हैं कि इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने ही कनाल्स को बनवाया था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इरिगेशन के लिए, आई मीन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो कैनाल्स है उसका निर्माण कौन कराया है, उसको कौन कंस्ट्रक्ट कराया है? तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन ये जो सबसे बड़ा नेटवर्क कैनाल्स का जो बनाया है वो है फिरोज शाह तुगलक। ओके, कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम कर रहा है ना, किसके हेल्प से? तो नाम है मलिक गाजी सहना। मलिक गाजी सहना इसका आर्किटेक्ट है। फिर वही सब लिख रखा है कि रेन ऑफ फिरोज तुगलक इज फेमस फॉर बिल्डिंग द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कनाल्स फॉर इरीगेशन पर्पस। कहाँ कहाँ? तो सतलज रिवर से घग्गर रिवर, यमुना रिवर टू हिसार, hills of सिरमौर टू हांसी, घग्गर रिवर टू फिरोजाबाद, यमुना रिवर टू फिरोजाबाद। ही ऑल्सो इनग्रेव्ड 150 वेल्स फॉर इरीगेशन एंड बेटरमेंट ऑफ पैसेंजर्स। तो 150 कुआं भी खुदवाया ताकि इरीगेशन फैसिलिटी जो है वो ठीक रहे और जो मतलब यात्रा कर रहे हैं जो पैसेंजर्स हैं उनको भी थोड़ा राहत मिले, ऐसा नहीं कि पानी ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, फिरोज बिल्ट 50 डैम्स एंड 30 लेक्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये 50 बांध भी बनवाया है और 30 तालाब भी खुदवाया है। ठीक है, 50 डैम्स एंड 30 लेक्स, ये भी इसका ही काम। फिरोज शाह वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इम्पोज्ड हक ए सर्व टैक्स ऑन इरीगेशन। तो ये हक ए सर्व जो कि इरीगेशन पे जो टैक्स लग रहा है ये फिरोज शाह तुगलक ही लगाया है, दिल्ली का सुल्तान है। दोज फार्मर्स हु यूज्ड टू इरीगेट देयर फील्ड्स फ्रॉम द वाटर ऑफ रॉयल कैनाल had to give 1/10 part of the produce to the government। तो जो भी ऐसा किसान है जो शाही कनाल से इतने सारे जो नहर बनवाया है उसमें से अगर वो पानी यूज़ करके इरीगेशन में कर रहा है, अपने खेतों को इरीगेट कर रहा है, तो उसको अपने जो भी आएगा उसका उपज उसमें से 1/10 पार्ट अपना प्रोड्यूस का देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इस टैक्स को क्या बोलते थे? तो हक ए सर्व। हक ए सर्व इरीगेशन पे जो लग रहा था टैक्स उसको बोलते थे। ठीक है, हक ए सर्व। Which Delhi Sultan built the maximum number of canals? Firoz Shah Tughlaq। First Ghiyasuddin, maximum Firoz Shah Tughlaq। 65th में भी इसका क्वेश्चन है। Who was the first Sultan in Delhi to have levied haq a serb on or irrigation tax? तो ये कौन किया है? फिरोज शाह तुगलक ने किया है इरीगेशन टैक्स या फिर हक ए सर्ब, हक ए सर्ब। Which Sultan of Delhi had levied jizya on Brahmins? Okay,
तो ये जो जजिया है ना, ये ऐसे तो मतलब मुस्लिम रूलर्स जजिया लगाते थे, लेकिन जजिया सबसे मतलब कि ऐसा था कि जजिया नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मण्स को उससे ऐसा फ्री था कि नहीं ब्राह्मण्स नहीं देंगे जजिया, और मतलब बाकी सारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपना जो रिलीजियस टैक्स जजिया जो था वो देंगे। तो जजिया जो है सबसे मतलब कि ये फिरोज तुगलक जो है ये सबसे पहले ब्राह्मण्स पे जजिया लगाने वाला फर्स्ट है। ठीक है, ब्राह्मण्स पे जजिया लगाने वाला ये पहला है। अच्छा, इसमें एक और फैक्ट ये भी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो जजिया टैक्स इंडिया में जो लेकर के आया है तो वो कौन लेके आया, तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो है सबसे पहले इंडिया में जजिया टैक्स लेकर के आया। कब, तो 712 में जब उसका सिंध कॉन्क्वेस्ट था उसी टाइम पे ये सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया। लेकिन उस समय भी ये ब्राह्मण्स को इसने फ्री किया था, लेकिन बाद में फिरोज तुगलक जो है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट किया, ब्राह्मण्स पे भी लगाया। तो सुल्तान ऑफ दिल्ली फिरोज तुगलक लेवेड जजिया ऑन ब्राह्मण्स। अब इसके बाद कितनी बार ऐसा होगा कि जजिया हटाया जाएगा, लगाया जाएगा, हटाया जाएगा, अकबर के टाइम पे हटा देते हैं, फिर औरंगजेब लगा लेता है, तो वैसे ही अभी चलता रहेगा थोड़ा। विच वॉज ए रिलीजियस टैक्स, और फिर फाइनली जो हटाएंगे सबसे लास्ट टाइम जो हटाया जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे अभी आगे। तो रिलीजियस टैक्स जो सबसे पहले जो कि नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज था वो ब्राह्मण्स पे ही इम्पोज करने वाला फर्स्ट है कौन, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और सबसे पहले जो जजिया को इंट्रोड्यूस करने वाला ही है वो है मोहम्मद बिन कासिम। और मतलब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में रूल तो नहीं कर रहा था, लेकिन अगर हम सल्तनत रूल में अगर पूछ ले कि सल्तनत रूल में सबसे पहले कौन किया है तो वो हो जाएगा ऐबक के टाइम पे। ऐबक के टाइम पे सही मतलब ऐबक के सही तो शुरू है सल्तनत रूल। तो ये लोग ऑब्वियसली बात है मुस्लिम यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे रिलीजियस टैक्स लेते थे। ठीक है, तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे सल्तनत रूल का सबसे पहला ये है, और ऐसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया हुआ है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सिंध पे तो वो जीत गया था ना मोहम्मद बिन कासिम, तो सिंध में भी लेता था सबसे जजिया टैक्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो ये जो है फिरोज तुगलक ने किया है क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को इम्प्रूव करने के लिए, ड्यू टू हिज इंटरेस्ट इन हॉर्टिकल्चर। इसको हॉर्टिकल्चर में बहुत इंटरेस्ट है, इनको स्लेव्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, इनको हॉर्टिकल्चर में भी बहुत इंटरेस्ट है। देखते हैं, फिरोज planted 1200 new orchards near Delhi and also restored 30 old gardens of Alauddin। तो ये 30 जो पुराने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के जो गार्डन्स है उसको तो रिस्टोर किया ही, और 1200 नया फलों का बगीचा लगाया क्योंकि उसको हॉर्टिकल्चर में बहुत इंटरेस्ट था। ही ऑल्सो टुक मेजर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इन हिज ऑर्कार्ड्स। तो ये मतलब कि अपना स्टेप्स लिया जिससे कि क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स जो है वो बढ़िया हो सके। उसको हॉर्टिकल्चर में बहुत मज़ा आता था, इसके बगीचे में अच्छा फल लगे। हु ब्रॉट 2 अशोका पिलर्स टू दिल्ली फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का ये काम है। पता नहीं क्या ही इनको मज़ा आता था करने में, क्वेश्चन तो हमारा बन रहा है। हु ब्रॉट 2 अशोकन पिलर्स टू दिल्ली फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ। तो एक तो मेरठ में अशोकन पिलर और दूसरा टोपरा में, तो इन दोनों को दिल्ली में लेकर के कौन गया वापस, तो ये वापस क्या मतलब वहाँ लेकर के ही गया है फिरोज शाह तुगलक। स्पेशलिटी ऑफ फिरोज तुगलक was that he focused on maintaining and reconstructing the buildings of his predecessors. He paid more attention in reconstructing those buildings. He brought 2 pillars of Asoka from Meerut and Topra, now in Yamunanagar district of Haryana। ये जो टोपरा है ये हरियाणा में, और मेरठ तो आपको पता ही है यूपी में। तो ये मतलब इसको बहुत ये कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी फोकस करता था। तो मेंटेनिंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स ऑफ हिज प्रेडेसेसर, जो उसके पहले के रूलर्स थे उनके जो पुराने बिल्डिंग थे उन पे भी फोकस करता था। इसके अलावा ये जो नए वाले बिल्डिंग्स हैं उनके भी कंस्ट्रक्शन पे फोकस करता था। ये 2 नया पिलर भी लेकर के आ गया है मेरठ से, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में से भी एक लाया है एक, और एक मेरठ से लेके आया है। ठीक है, दिल्ली में। एंड re-established the pillar of Topra in a palace near the mosque of Firozabad. The pillar of Meerut was re-established at Bara Hindu Rao Hospital in Delhi near a mound Kaske Shikar। ठीक है, तो ये दोनों पिलर कहाँ कहाँ दिल्ली में लगा उसका लोकेशन देख लीजिए। पहला पिलर तो लगा जो मेरठ से लाया था उसको बारा हिंदू राव हॉस्पिटल दिल्ली में लगवा दिया, जो कि कास्के शिकार के पास है। और दूसरा वाला कहाँ लगाया, तो टोपरा से लाया उसको एक पैलेस में लगवा लिया जो कि मस्जिद के पास है फिरोजाबाद में। क्वेश्चन नंबर 36। टोटल कितने क्वेश्चन है, 45, अब तो खत्म ही है, देख लेते हैं जल्दी। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्रॉट अशोकन पिलर्स टू दिल्ली।
फिरोज शाह तुगलक, इनको बहुत मज़ा आ रहा है कंस्ट्रक्शन में। फिर है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट टू हेल्प बोथ कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड आइडियाज़ बेटर। तो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग, चूँकि उस समय जो मुस्लिम थे वो काफ़ी ऐसे पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते थे, पर्शिया से आए हुए, अफगानिस्तान उस उधर का लैंग्वेज यूज़ करे, उर्दू फारसी, तो थोड़ा लैंग्वेज का वो गैप हो जा रहा था, ठीक है। तो इसने क्या किया है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवा दिया। इसको चैन नहीं है। दीवान बंदगन बनाया है दास के देखभाल के लिए, दीवान खैरात बनाया है लोगों की हेल्प करने के लिए, फिर एक तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बना दिया है, ठीक है। तो ये क्यों बनवाया है, ताकि दोनों कम्युनिटीज़ हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे की भाषा को समझने में और एक दूसरे के आइडियाज़ को भी समझने में थोड़ा आसान पड़े। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया है, ठीक। The Sultan of Delhi, Firoz Tughlaq, established translation department for the purpose of enabling the people of both communities, Hindu and Muslims, could better exchange ideas. तो आपस में आइडियाज एक्सचेंज होगा तब थोड़ा कल्चरल डेवलपमेंट होगा। He translated some Sanskrit texts into the Persian language. तो ऑब्वियस सी बात है, ये पर्शियन लैंग्वेज इन लोगों का है, फारसी भाषा, तो कुछ संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं, संस्कृत के जो बुक्स हैं, उसको ये पर्शियन में कन्वर्ट कराया, मतलब ट्रांसलेट कराया और फिर उसको पढ़ा होगा, ठीक है, ताकि लोग जान सके कि अच्छा हाँ ये मतलब ऐसा संस्कृत के बुक में लिखा है। जो जिनको फारसी आता है वो फिर से संस्कृत थोड़ा सीखेगा, अभी जिनको संस्कृत आता है वो फिर से फारसी थोड़ी सीखेंगे, तो ट्रांसलेट कर दिया, इजी हो गया पढ़ने में समझने में। Who among the following translated 300 volumes of Sanskrit book collected by Firoz Tughlaq during the campaign of Nagarkot? तो ये जो मतलब नागरकोट, ये एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ एक मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है। तो वहाँ की जो लाइब्रेरी है उस वहाँ से इसने 300 बुक्स लिए और उन 300 संस्कृत बुक को क्या किया है, ट्रांसलेट करवाया। तो किससे करवाया है, तो उसका नाम है अजीजुद्दीन खान। पता नहीं इसमें तो अजीजुद्दीन खान लिखा है, लेकिन इनको ऐसे अजीजुद्दीन किरमानी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इससे। तो 300 वॉल्यूम्स जो है संस्कृत का, वो 300 बुक्स अलग अलग, मतलब 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक, ये उसने ट्रांसलेट करवाया। और ये नागरकोट कैंपेन के बाद ये इसका काम है। During the Nagarkot expedition of Firoz Shah Tughlaq, he collected around 300 Sanskrit manuscripts from the Jwalamukhi temple library along with the other loot. So ये लूट ही रहा है तो बोला बुक भी ले लो, ट्रांसलेट करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। तो 300 संस्कृत का मैन्यूस्क्रिप्ट वहाँ से उठा लिया, बुक्स या फिर जो भी कह लीजिए वॉल्यूम्स उठा लिया, और ये ज्वालामुखी टेम्पल लाइब्रेरी से लिया है। लेटर ऑन ही गॉट देम ट्रांसलेटेड बाय पर्सियन अजीजुद्दीन खान। तो ये पर्सियन है अजीजुद्दीन खान, लेकिन इनको संस्कृत भी आ रही है, इसीलिए इनको बोला कि चलो काम पे लगो, ट्रांसलेट करो बैठ के। द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर। तो ये कौन है, फिरोज तुगलक। अभी हम लोग देखे थे ऊपर कि ये जो दीवाने खैरात में ये काफ़ी हेल्प करता था रिलीजियस लोगों को, पुअर लोगों को। तो ये पहला इंडियन रूलर है जो कि हज यात्रा, जो हज तीर्थ यात्रा होती है, उसके लिए ये स्टेट के खर्चे पे अपना ऑर्गेनाइज करा रहा है हज तीर्थ यात्रा को। तो ये फर्स्ट इंडियन रूलर है। फिरोज तुगलक वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर। ही कंप्लीटेड मेनी वेलफेयर वर्क्स। तो ये अच्छे काम करने में तो पीछे नहीं है। सच एज ही ओपनड एन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। तो जो भी अनएम्प्लॉयड लोग थे उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी यही खोला है। ऑर्फनेज खोला, जिसको कि दीवाने खैरात भी बोला, इसमें कि ऑर्फन जो लेडी हैं या फिर जो ऐसे गरीब लोग हैं उनकी हेल्प की जाती थी। ही ऑल्सो ओपन चैरिटेबल हॉस्पिटल नोन एज दारुल सफ़ा। सफ़ा खाना बोलते हैं उर्दू में हॉस्पिटल को। तो जो दारुल सफ़ा जो होता है ये बेसिकली फ्री हॉस्पिटल है, चैरिटी वाला हॉस्पिटल। ऑल्सो प्लेस्ड क्वालिफाइड हकीम्स इन इट। तो ऐसे नहीं कि चैरिटी का हॉस्पिटल है तो किसी को भी बिठा दिए, जो क्वालिफाइड हकीम्स हैं उस टाइम के जो MBBS हैं उनको ही बिठाया है उसमें, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया है हज तीर्थ यात्रा लोगों के लिए, गवर्नमेंट मतलब कि अपने एक्सपेंडिचर पे। व्हाट वाज दारुल सफ़ा इस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज तुगलक। तो दारुल सफ़ा खाना क्या होता है, हॉस्पिटल होता है। तो दारुल सफ़ा क्या है, तो रॉयल हॉस्पिटल या फिर चैरिटी हॉस्पिटल। तो ये फ्री हॉस्पिटल है, ठीक है, फ्री हॉस्पिटल है और ये फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया है। ये BPSC का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, BPSC का क्वेश्चन है तो हो सकता है पूछ ले। तो दारुल सफ़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, दारुल सफ़ा इज ए हॉस्पिटल और इस्टेब्लिश किया है फिरोज शाह तुगलक। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ये हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह ये तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर है दिल्ली सल्तनत का। नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है 1412 तक है इसका रूल।
ड्यूरिंग हिज रेन ख्वाजा जहाँ फाउंडेड एट द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जौनपुर एंड नुसरत शाह अनदर सन ऑफ फिरोज शाह हैड चैलेंज नसीरुद्दीन। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक है उनका ही एक बेटा है नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो इसने क्या किया है, ये लास्ट रूलर है तुगलक डायनेस्टी का, और इसके रूल में जब इसका रेन है उस टाइम पे क्या क्या हुआ है, तो ये जो ख्वाजा जहाँ है ये इन्होंने इंडिपेंडेंट जौनपुर स्टेट को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जौनपुर इनका ही इस्टेब्लिश किया गया है ख्वाजा जहाँ का। और इसके बाद नुसरत शाह जो फिरोज शाह तुगलक का ही दूसरा बेटा है, ये इसको चैलेंज भी करता है कि मतलब ठीक है बेटो आकर के जीतोगे तो तुम ही रहोगे राजा। एज अ रिजल्ट तुगलक डायनेस्टी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो अब ऑब्वियसली बात है, जब आपस में ही जब डिवाइड हो रहे हैं तो लड़ाई हो रही है तो डिवाइड तो हो ही जाएगा। बोथ रूलर्स रूल्ड ओवर दिल्ली एट द सेम टाइम। अब दोनों ही रूल कर रहे हैं एक ही दिल्ली को। ठीक है, नसीरुद्दीन वाज इन दिल्ली एंड नुसरत शाह इन फिरोजाबाद। तो ये नसीरुद्दीन जो है, नसीरुद्दीन महमूद शाह, ये दिल्ली में था, और ये जो नुसरत शाह इसका भाई जो कि इसको चैलेंज किया था, ये फिरोजाबाद से रूल कर रहा था। द ग्रेट मंगोल कमांडर Tamur attacked in 1398 on India in the reign of Nasiruddin Mahmud. The statement, "The dominion of the Sahansa, Lord of the Universe, extended from Delhi to Palam," was famous saying for this ruler. तो ये आप देख लीजिए, पालम कहाँ है, दिल्ली में ही है। तो ये कहाँ, दिल्ली से लेकर के पालम तक ही ये सिमट रह गया है। तो ये वही कहा गया है, ये काफ़ी फेमस हो जाता है कि किसके लिए कहा गया है, तो नसरुद्दीन महमूद के लिए क्या कहा गया है, डोमिनियन ऑफ द सहनशाह लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू पालम। ठीक है, जिसको हम सहनशाह कह रहे हैं, यूनिवर्स का लॉर्ड कह रहे हैं, उसका एक्सटेंड मतलब कहाँ से कहाँ तक कंट्रोल है, तो दिल्ली से शुरू होकर पालम पे ख़त्म हो जा रहा है। फाइन, तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट, एक ये तैमूर का अटैक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तैमूर का जो अटैक है ये किसके टाइम पे हुआ है, तो ये नसीरुद्दीन महमूद जब रूलर हैं उनके टाइम पे हुआ है 1398 में। ठीक है, अभी आगे फिर जो पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी ये सब, तो वही है, तैमूर के जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्लेव्स वगैरह छोड़ के आते हैं। इन हुज रेन डिड तैमूर इन्वेड इंडिया। तो ये हो जाएगा, एक्चुअली इसमें लिखा नहीं है बट ये तो नसीरुद्दीन, इसलिए इसका आंसर भी ये डिस्प्यूटेड है, बट ये एग्जाम में नसीरुद्दीन महमूद शाह है तो वही करना है। ठीक, इन्वेजन ऑफ तैमूर ऑन इंडिया टुक प्लेस इन द ईयर 1398। अब देखिए यहाँ पे ये जो भी लिखा है, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की, तो 1398 में है ही नहीं। खैर, तो तैमूर हिमसेल्फ मेंशन्ड द पर्पसेस ऑफ invasion in India. Taimur's objective of attacking India was to fight and destroy काफिर एंड प्लंडर। तो इनका मतलब थोड़ा रहता है ना कि काफिर को ख़त्म करो, काफिर को ख़त्म करो। तो तैमूर का अभी भी तैमूर का ये जो ऑब्जेक्टिव है ये इंडिया में अटैक का यही है कि काफिरों को ख़त्म करना है और जो भी यहाँ पे धन है, वेल्थ है, उसको प्लंडर करके लेके जाना है। ठीक है, बिफोर लिविंग इंडिया ही अपॉइंटेड खिज्र खां एज सूबेदार ऑफ मुल्तान। तो ये जो खिज्र खां है इसको ये सुल्तान अपॉइंट करके जाता है मुल्तान का। दीपालपुर एंड लाहौर, 3 जगह का सुल्तान उसको अपॉइंट करके जाता है खिज्र खान को, मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर। दस ऑल द गिवन ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। यहाँ पे ऊपर जो भी ऑप्शंस दिए गलत है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह सही। इन विच ईयर तैमूर लंग अटैक इंडिया, वी ऑल नो 1398। हु वाज द किंग? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर? तो इसका हो जाएगा सैयद डायनेस्टी। ठीक है, अच्छा ये जो खिज्र खान वाली जो डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी है। मतलब इन्वेजन ऑफ तैमूर 1398 के बाद ये दिल्ली को डिस्ट्रॉय करके चला जाता है और इसके बाद तुगलक डायनेस्टी का फॉल होना शुरू हो जाता है। तुगलक डायनेस्टी केम टू एन एंड विद द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन महमूद शाह इन 1412। आफ्टर दैट दौलत खान बिकेम द न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1413। हाउएवर खिज्र खान डिफीटेड हिम हुआ सूबेदार ऑफ लाहौर। तो ये खिज्र खान को कहाँ का सूबेदार अपॉइंट करके गया था? तो लाहौर, देपालपुर और मुल्तान का। अभी ऊपर देखे है ना, तो खिज्र खान इसको हरा देता है, जो कि लाहौर का सूबेदार है किसको? तो दौलत खान को। इसका ही ये है सक्सेसर है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का, दौलत खान। इसको खिज्र खान हटा देता है और ही फाउंडेड सैयद डायनेस्टी इन 1414। तो ये जो खिज्र खान है, जो कि तैमूर का कमांडर है एक तरीके से कह लीजिए, उसके अंडर में काम कर रहा है, इसने ही सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया है 1414 में। ठीक है, तो अभी खिज्र खान का ये है। तो तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी है। ओके, उसके बाद है ये क्रोनोलॉजिकल। अच्छा, यहाँ पे लोधी डायनेस्टी इसने स्टार्ट कर दिया है
सईद डायनेस्टी नहीं है, स्किप कर दिया है। एक्चुअली छोटा है, ज़्यादा टाइम तक है नहीं वो, तो इसलिए उसके क्वेश्चंस भी उतने नहीं बनते होंगे। बट ध्यान रखेंगे कि खिज्र खान जो है वो सईद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था आफ्टर तुगलक। और खिज्र खान कौन था? तो तैमूर का कमांडर था, और उसको 3 जगह यानी कि लाहौर, देपालपुर और मुल्तान, ये 3 जगह का उसको क्या कह सकते हैं, कमांडर बना करके गया था वो। ओके, सूबेदार बनाया था, कमांडर नहीं, सूबेदार इनफैक्ट। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है, ठीक है। तो ये जो भी है ना, सबसे पहले रुकनुद्दीन, तो ये कौन से डायनेस्टी का है? ये रजिया सुल्तान, इसको ही हटा करके बनी थी सुल्तान, तो ये हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी का। मुबारक खान, उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक और है आलम शाह, ठीक है। तो इसमें रुकनुद्दीन सबसे पहले हो जाएगा 1236 में। मुबारक खान 1316 to 1320, ये वही है मुबारक खिलजी, ठीक है। मुबारक खिलजी, मुबारक खान सेम ही आदमी है जिसने खलीफा के अगेंस्ट रिवोल्ट क्या, खुद को खलीफा बोल दिया था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा 1388 तक, और फिरोज शाह तुगलक के बाद आता है नसरुद्दीन महमूद, ओके। और फिर है आलम शाह, तो आलम शाह कब है? 1445 से 1451, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे आलम शाह का। After the death of Iltutmish, Ruknuddin became the ruler of Delhi in 1236, while Iltutmish had appointed Rajia as his successor. तो रजिया को इल्तुतमिश अपना सक्सेसर उत्तराधिकारी बना के इल्तुतमिश की डेथ होती है, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज या रुकनुद्दीन करके नाम है, ये 1236 में रूलर बन जाता है, ठीक है। रजिया से जस्ट पहले ये रहता है, रजिया फिर उसको हटा करके आती है। मुबारक खान बिकेम द सुल्तान ऑफ सिंध बाय द नेम ऑफ मुबारक खिलजी इन 1316। ओ सॉरी, सुल्तान ऑफ दिल्ली, नॉट सिंध। सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन बनता है? मुबारक खान, तो मुबारक खलजी के नाम से अलाउद्दीन खलजी के बाद ये बनता है 1316 में। फिरोज शाह तुगलक रूल्ड ओवर दिल्ली नॉट इंडिया फ्रॉम 1351 to 1388, ठीक है। 1388 तक इसका रूल है। और फिर 1388 के बाद बीच में और भी है ना कोई, नहीं, फिर ये नसरुद्दीन महमूद आ जाएगा इसके बाद। बीच में अभी छोटे रूलर्स होंगे, उसका नाम नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद है अलाम साहब सैयद डायनेस्टी रूल फ्रॉम 1445 to 1451। तो चूँकि सैयद डायनेस्टी यहाँ मेंशन्ड है नहीं बुक में, तो सैयद डायनेस्टी वही खिज्र खान जो इस्टेब्लिश किया है उसका ही रूलर है आलम शाह, तो ये 1445 से 1451 तक इसका रूल है। तो ये खत्म होता है हमारा तुगलक डायनेस्टी। टोटल 45 क्वेश्चन हम किए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखे होंगे इसमें बहुत सारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आप कमेंट में जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर बताइए प्लीज़। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट शुरू किया हुआ है फिरोज शाह तुगलक का, लेकिन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अलाउद्दीन खिलजी का शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। And thanks for watching.